This is transfer of entire right that is held by Mr. A to that of Mr. B. तो A ट्रांजैक्शन जो है वो सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में कवर होता है. सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट डिफाइंस व्हाट इज ट्रांसफर. ओके, सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू. आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है. और आज जो हम लोग सेशन लेने वाले हैं गुजरात हाई कोर्ट में. ये सेशन कैसे होगा? फर्स्ट हाफ एन आवर आई विल स्पेंड नेक्स्ट हाफ एन आवर. छोटा सा प्रोसीजर है. तो ये जजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद 3 जनवरी 2025 और जो नाम है वो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ बनाया है. मैटर क्या था वो GIDC गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पार्टी ए को 99 इयर्स के लीज पे प्लॉट किराए पे दे रहा है. ये नजर आ रहा है आपको? जी सर. तो GIDC गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 99 इयर्स के लीज पे प्लॉट पार्टी ए को दे रहा है. पार्टी ए इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, बिल्डिंग बनाता है, उसके बाद इसको सब लीज कर देता है बी को. अब तो 2 ट्रांजैक्शन हो गए. एक GIDC और ए के बीच में इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी और ए और बी के बीच में इसकी टैक्सेबिलिटी. तो GIDC और ए के बीच में ये कहता है कि टैक्सेबल है, ये टी मतलब टैक्सेबल है, लेकिन इसको एग्जाम्पशन भी मिला हुआ है सीरियल नंबर 41 या 43 उस पे एग्जाम्पशन है. इसके बाद ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन के बीच का ये जजमेंट है. जजमेंट GIDC और ए के बीच का नहीं है, ए और बी के ट्रांजैक्शन बीच में है, जहां पर कोर्ट ने कहा कि ए और बी का जो ट्रांजैक्शन वो शेड्यूल 3 में फॉल करेगा. नो सप्लाई है बिकॉज इट इज एज गुड एज सेल ऑफ लैंड. हेलो, इतना क्लियरिटी है? GIDC और ए के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका भी एक जजमेंट आया. तो हमने अपने वेबसाइट में रियल एस्टेट के 3 जजमेंट डाले हुए हैं. एक ये क्वाशिंग द GST लेवाई ऑन सब लीज इसीलिए बोल रहा है. एग्रीमेंट कंसर्निंग द GIDC प्लॉट्स. तो GIDC ने ए को लीज पे दिया, ए ने फर्दर लीज किया, इसी के लिए इसको सब लीज कहा. तो ये जजमेंट जो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ये जो GST इज पेबल ऑन लीज प्रीमियम ऑफ लैंड, ये जो जजमेंट है ये अगेन बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये जो जजमेंट है वो ये वाला था GIDC और ए के बीच में ट्रांजैक्शन, जहां पर इन्होंने कहा कि यस अब आ गया. अब हम लोग को ये एनालिसिस करना है कि व्हाई दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी वाज हेल्ड एज. मुझे एक बात बताइए, सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर GST लगता है नहीं लगता? हेलो, सेल ऑफ लैंड पे तो है नहीं GST. सेल ऑफ लैंड पे नहीं? क्यों नहीं है? वो शेड्यूल 3 का पार्ट है. क्या चीज? शेड्यूल 3 का पार्ट है. इमेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल 3 का पार्ट है. तो हमने लैंड लिखा है, लैंड और बिल्डिंग मान के चलिए. लैंड और बिल्डिंग को अगर आप सेल करेंगे तो 3 का पार्ट है और उसका कोई ट्रांसफर ऑफ राइट करेंगे. अब ये राइट का मतलब आप समझ लीजिए, अगर मैंने आपको कोई लैंड सेल किया है, आउटराइट सेल किया है, तो आई हैव बेसिकली ट्रांसफर्ड मेनी ऑफ द राइट्स, या सारे राइट्स मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए. अब मैं जब कोई लैंड और बिल्डिंग सेल करता हूं तो उसमें से कौन कौन सा राइट आपको ट्रांसफर करता हूं? राइट टू ओन यानी कि ओनरशिप के राइट्स. क्या लीज में ओनरशिप के राइट ट्रांसफर होती है? नहीं, लीज में नहीं होती. लीज में नहीं होती, करेक्ट है जी. हाँ. तो अगर लीज में ओनरशिप के राइट ट्रांसफर नहीं होती है तो GIDC जब ए को ट्रांसफर कर रहा है तो ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? बिकॉज फिर से बोल रहा हूं, इफ यू आर लीजिंग इट फॉर 99 इयर्स डज ओनरशिप ट्रांसफर्स, यस और नो? नो, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती सर. ओनरशिप ट्रांसफर अगर नहीं होता है तो ये सेल ऑफ लैंड नहीं है. नहीं है. अगर सेल ऑफ लैंड नहीं है तो ये टैक्सेबल है. यस, इसीलिए एग्जाम्पशन है, इसीलिए एग्जाम्पशन है. करेक्ट. मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दीज आर ओनली फूड ऑफ थॉट्स. हर चीज चैलेंज हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे चैलेंज होती है, लेकिन फिलहाल हम लोग एक बेस तैयार करने की. फिर से एक बार दोबारा, ताकि आपके माइंड में सही से बैठ जाए. नेचर ऑफ राइट्स इन द लैंड, नेचर राइट्स इन लैंड और बिल्डिंग में एक है राइट टू ओन. अगर राइट टू ओनरशिप अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको सेल है, लेकिन लीज में राइट टू ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, इसीलिए टैक्सेबल है, इसीलिए एग्जाम्पशन भी है. करेक्ट है. और ये हम लोग बार बार कह रहे हैं, अगर कहीं एग्जाम्पशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके लेवाई के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. और क्या क्या है? राइट टू कंस्ट्रक्ट, राइट टू गिव ए लाइसेंस, right to possess and occupy, right to give
ऑन लीज, राइट टू स्यू, राइट टू कंपनसेशन एंड रिवर्जन राइट, यानी कि मैंने अगर आपको ट्रांसफर किया है ए को, तो मैं कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो मैं रिक्लेम भी कर सकता हूं, जिसको हम लोग रिवोकेशन भी बोलते हैं। तो रिवर्जन राइट या राइट टू रिक्लेम या रिवोकेशन, इस इतने सारे राइट्स हैं। अगर ये सारे राइट्स ट्रांसफर होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये इफ ऑल राइट्स आर ट्रांसफर्ड देन इट इज कॉल्ड सेल। सेल। अगर सारे राइट्स ट्रांसफर नहीं होते, इसमें से कुछ राइट्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे राइट टू पोसेस, कि आपको मैं लैंड दे रहा हूं, उसमें मेरे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ को आप काट सकते हैं, उसमें जो फल लगे हुए हैं सिर्फ वही काट सकते। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, उसको मैंने क्या सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि या फिर बहुत सारे राइट्स में से किसी कोई एक राइट ट्रांसफर किया है। हेलो, किसी एक ट्रांसफर किया, अगर मैंने कोई एक ट्रांसफर किया है तो वो सेल नहीं माना जाएगा। अगर सेल नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर ऑफ राइट पार्ट में है, तो वो शेड्यूल 2 में जाके सप्लाई ऑफ सर्विसेज बनता है और वो लेवाई है। करेक्ट है जी। हेलो। हाँ सर। अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, लैंड या तो सेल होगा या ट्रांसफर ऑफ राइट होगा। ट्रांसफर ऑफ राइट अगर एब्सोल्यूट है, जहां एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं सारे राइट ट्रांसफर कर रहा हूं। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर को हम लोग परमानेंट ट्रांसफर भी बोलते हैं, परमानेंट ट्रांसफर को हम लोग असाइनमेंट भी बोलते हैं। तो जहां असाइनमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब आई एम ट्रांसफरिंग ऑल द राइट्स, दे आर कॉल्ड परमानेंट ट्रांसफर, दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रांसफर। तो ये शेड्यूल 3 में जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज शेड्यूल। लेकिन अगर टेम्पोररी ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ द राइट्स है, तो उसको हम लोग टेम्पोररी ट्रांसफर बोलेंगे और उसको हम लोग लीज भी बोलेंगे। करेक्ट है। अब देखिए शेड्यूल 2 में लैंड और बिल्डिंग में क्या क्या लिखा हुआ है, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, राइट टू एंजॉय, बेसिकली लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। मुझे एक बात बताइए, इज इट यहां कहीं भी असाइनमेंट वर्ड लिखा हुआ है? अगर असाइनमेंट शब्द लिख दिया था तो ये तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता, तब तो वो शेड्यूल 3 में चला जाता है। तो लैंड और बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, इट मींस दैट आई एम ट्रांसफरिंग द पार्ट ऑफ द राइट इन द लैंड। If I am transferring the part of the right in the land, then it will be treated as supply. Now supply of goods or services, तो goods में तो आएगा नहीं, तो ये सब services है, it is supply of service. फिर any lease or letting out of the building including a commercial, industrial, residential, इसको छोड़ दीजिए। Any lease or letting, again I am transferring the part of the rights, अगर part of the rights transfer कर रहा हूं तो it is supply of service। शेड्यूल 2 में भी और भी है, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। देखिए यहां पर लिखा हुआ लैंड, यहां पर लिखा हुआ बिल्डिंग, यहां पर लिखा हुआ इमोल प्रॉपर्टी। तो इमोल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमने एक्साइज में भी आप पढ़ा है कि एनीथिंग विच इज फिक्स्ड ऑन द अर्थ विद द इंटेंशन नॉट टू रिमूव, तो वो इमोल प्रॉपर्टी हो जाएगा, उसको भी हम लोग रेंट पे देते हैं, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ लैंड और बिल्डिंग अगर स्पेसिफिकली यहां लिखा हुआ है तो हम लोग शेड्यूल 2 के एंट्री 2 में देखेंगे, और लैंड और बिल्डिंग के अलावा कुछ है तो वो यहां आएगा 5A में, रेंटिंग ऑफ। फिर आप देखिए ये तो अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस। सी, टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। टेम्पोररी है, इसका मतलब मैंने लीज पे दिया, लाइसेंस पे दिया है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन मैं परमानेंट करता हूं, आप टैली का सॉफ्टवेयर परमानेंटली खरीद लेते हैं, तो वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो गया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ इसका मतलब यही है। टेम्पोररी ट्रांसफर मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ओवर द शेल्फ जो आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं वो। शेड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग शेड्यूल 3 में है, और इसीलिए इट इज नो सब। जीएसटी रेट्स, अब देखिए जीएसटी रेट्स में क्या क्या लिखा हुआ, सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी बाय वे ऑफ लीज ऑफ लैंड। तो अगर लीज ऑफ लैंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को देती है, तो उस पर रेट ऑफ टैक्स निल है। यानी टैक्सेबल तो है ना, तभी तो यहां पर रेट लिखा हुआ है निल। फिर इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ लैंड, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अगर हो रहा है, फॉर दिस जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सब के लिए अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो रहा है, बाकी सभी लीजिंग के लिए रियल एस्टेट सर्विस अदर देन 1 और 2, इसके ऊपर रेट कितना है 9%। करेक्ट है। इसके बाद अब कहानी आई ये कि ये ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कोर्ट ने इसको शेड्यूल, पहले बताइए ये पूरा सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो आप बता पाएंगे क्या ए बी को
एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि सारे राइट्स। ए के पास कौन कौन सा राइट्स हैं पहले बताइए मेरे। ए के पास कौन कौन सा राइट्स है? हेलो, जीआईडीसी ने ए को 99 ईयर्स के ऊपर लैंड दिया और कहा इसको कंस्ट्रक्ट करो, सबलीज करो, बिल्डिंग बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब कुछ डेवलप करो आप, और उसके बाद आप फर्दर सबलीज भी कर सकते। 3 साल में बनाया, बाकी बचा 90 ईयर्स और 97 ईयर्स, वो इसको सबलीज कर दिया बी। नाउ टेल मी वेदर ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी को आप क्या कहेंगे, प्लीज बता दीजिए। शेड्यूल 3 या फिर पार्ट राइट ट्रांसफर? अगर आप कहते हैं नहीं नहीं ए ने अपना एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर कर दिया तो शेड्यूल 3 में चला जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं ए ने सिर्फ पार्ट ऑफ द राइट ट्रांसफर किया है तो शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस पे जीएसटी लगेगा। डिपार्टमेंट में तो यही कह रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने, नहीं शेड्यूल 3। मैं आपसे फिर से दोबारा पूछ, जीआईडीसी ने ए को लैंड को लीज पे दिया 99 ईयर्स, इस पे बिल्डिंग बनाया और सारे राइट दे दिए। याद रखिएगा, ए को राइट टू ओन के अलावा, ये पहले राइट के अलावा, एवरी राइट इज गिवन टू ए, इवन टू सबलीज। कहाँ है राइट टू गिव लीज? कुछ ये है, किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, प्लीज। टेम्परेरी ट्रांसफर आती है में भी है, लाइट के ऊपर का कोई बता नहीं रहा है। जीआईडीसी ए को 99 ईयर्स के लिए सर जो पहले स्टेप पे लागू है वही तो सेम दूसरे चीज पे लागू हो रही है। वो 99 ईयर से आगे थोड़ी जा रहा है। करेक्ट। नहीं तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? जो पहले पे है वही दूसरे पे भी लागू होगा, मतलब टैक्सेबल चाहिए। हाँ, कि भाई ओनरशिप राइट है ना सर, इसमें ट्रांसफर होता ही नहीं ना कभी, मतलब एक कंडीशन फुलफिल होता ही नहीं है सर इसमें पहले ट्रांजैक्शन और दूसरे ट्रांजैक्शन में डिफरेंस ये है कि पहले ट्रांजैक्शन में जीआईडीसी के पास राइट टू रिवर्जन है, और ए और बीच के जो ट्रांजैक्शन होगा बीच में, उसमें ये सबलीज नहीं है, क्योंकि इसमें राइट, और दूसरा इसमें राइट टू रिवर्जन भी नहीं है। ए के पास जो भी है वो सब दे देगा, खत्म, फिर इसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। सही बात है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा, जीआईडीसी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है ए को, बट ए का एब्सोल्यूट ट्रांसफर है बी को। मतलब आप ये कह रहे हैं ए के पास जितने भी राइट्स वो सारे बी को दे दिए, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रांसफर, करेक्ट? हाँ, फॉर ए इज कंसर्न, as far as A is concerned, therefore it will fall in schedule 3, करेक्ट है ना? यस। यही कोर्ट ने भी कहा, क्योंकि A के पास जितने भी राइट्स थे, he has transferred all the rights. It means that he has transferred the benefit arising out of land and he has transferred all the right, therefore it will fall in schedule 3. It can be challenged in the, obviously सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चैलेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट चैलेंज करेगा भी शायद। अब जजमेंट पास करने के लिए इन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे कि व्हाट इज इमोरल प्रॉपर्टी। जनरल क्लॉजेस एक्ट, इमोरल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। सिर्फ इसी वर्ड पे आप रहिए, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। हम लोग जो रियल एस्टेट के बुक लिख रहे हैं उसमें हम लोग ने भी यही इतने सारे जजमेंट्स ये सब कोट करके हम लोग भी ये कहना चाह रहे थे, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, FSI, they are all benefit arising of land, therefore that benefit itself is a land, and if the benefit itself is a land, and absolute transfer of that benefit will be treated as no supply. The immovable property shall include land, benefits arising out of land. The Real Estate Regulation and Development Act 2016, immovable property includes land, building, right of ways, जिसको easement बोलते हैं, lights or any other benefit arising out of land and things attached to it. Again, it is an immovable property. Land Acquisition Act, Bombay Land Revenue Code, land includes benefit to arise out of land. Again, it is an immovable property. The right attached to the land is an immovable property, is a land. Land Acquisition Act 1894. The expression land includes benefits to arise out of land. Bombay Provincial Municipal Act 1949. Land includes land which is being built upon or is built upon or covered with water, benefits to arise out of land. Registration Act 1908. Immovable property is defined to include land, building, hereditary allowance, right to ways, lights, ferries, fish or any other benefit to arise out of. अब एक बात बताइए, अगर लैंड इमोरल प्रॉपर्टी और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज एन इमोरल प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर टैक्स लगाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के? हेलो, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जीआईडीसी ने जब ए को ये ट्रांसफर किया होगा, इस पे स्टैंप ड्यूटी लगी होगी? हेलो, हाँ, यस सर, ये होगी ना, ये तो 9
आप उसमें देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये कहता है कि 12 साल से कम का 12 साल से ज्यादा का अगर लीज है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यस सर, स्टैंप ड्यूटी तो लगी रही है ना। यस सर, लगता है। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूं, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्या कहता है, लैंड दैट इज टू से राइट्स इन और ओवर लैंड। तो जिसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी आप लगा रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी भी लगा रहे हैं, इज इट डबल टैक्सेशन। लेकिन इवेंट अलग अलग है, लेवाई अलग अलग है। लैंड दैट इज टू से राइट्स इन ओवर लैंड। अब जो रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स में स्टाम्प ड्यूटी इज ए टैक्स और नॉट, ये भी अब देखना होगा हम लोग। और ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन 43, ये सीरियल नंबर 43 आईजीएसटी का है। सीरियल नंबर अगर आप सीजीएसटी का देखेंगे तो वो, खैर दो चार सवाल ले लेते हैं फिर। अन्वेश, आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन, दैट इज कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट कि ए पास जितने भी राइट्स हैं दे आर ऑल, ही इज ट्रांसफरिंग ऑल द राइट्स, यानी एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। एंड राइट्स इन द लैंड इज एन इमोल प्रॉपर्टी, दैट इज ए लैंड इटसेल्फ, देयरफॉर शेड्यूल 3। सो अन्वेश, Yes, sir. good morning. Hey, good morning, sir. So over to you, then we can take question and answer. Please, yes, sir. Thank you so much, KK sir, for giving that very sound conceptual clarity as to what is actually happening in the judgment. And let me share with you. So now we have to first understand the primary difference between what has happened in this particular judgment. So let me just add one page. Okay. Now, in our example, we understood that. Okay. So there is GIDC. There is GIDC, which is leasing its land to, let us say, Mr. A. Now, this particular transaction is covered under a law called as Transfer of Properties Act. जो हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में, बिकॉज दिस इज लीज, दिस इज कमिंग अंडर सेक्शन 105 रेड विद सेक्शन 108 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, which talks about what is lease. 105 defines what is lease and 108 talks about what are the rights and duties of lessor and lessee. That is 105 and 108. Now, when Mr. A further transfers his right to that of Mr. B, now this transaction again is not lease. This is not coming under 105 or 108. This is what we call, there are different terms what we call it as. Either we call it as under lease. We don't call it as sublease, because in sublease, I still continue to hold the lease. और उसका एक रूम को मैं अगर एक घर लिया हूँ 3 BHK वाला, और उसमें 1 BHK मैंने किसी और को दिया है, वो सबलीज बन जाएगा, बट स्टिल आई कंटिन्यू टू रिमेन एज अ लेसी। लेकिन ए ट्रांजैक्शन को इधर हम अंडर लीज बोलते हैं या हम इन अ जेनेरिक टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑफ लीज। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ए की में मिस्टर बी आ गया अंडर लीज में, यस, और अगर सबलीज कर रहा है तो मिस्टर ए ही मेन लेसी है। करेक्ट, ओके, ठीक है, करेक्ट। सो जब ये अंडर लीज होता है या असाइनमेंट ऑफ लीज जो हम बोलते हैं, नाउ दिस इज नॉट लीज एट ऑल, दो वी सेड इज अंडर लीज, दिस इज नॉट लीज, दिस इज, as sir rightly pointed out, this is transfer of entire right that is held by Mr. A to that of Mr. B. तो A transaction जो है वो सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में कवर होता है। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट डिफाइंस व्हाट इज ट्रांसफर, ओके, एंड इट डिफाइंस, नाउ once we understand कि this transaction between A and B is a transfer, this is the first clarity that we have to understand. Come again. Mr. A and B के बीच में जो है वो है ट्रांसफर जो हो, and this is a lease. So by no stretch of imagination department can say that lease and transfer are one and the same. No, because in the supply definition में जब देखते हैं they talk about 8 different forms of supply. That includes sale, transfer, exchange, barter, lease. So one is lease, that is a different form of supply. Transfer, that is a different form of supply. Correct. That is a fundamental distinction. Now once we are clear, next to understand this case, one clarity that we need to have, and it is very very beautifully argued, what they are saying is don't read GST law, because whenever we read schedule 3, जब भी हम schedule 3 को पढ़ते हैं, and so many times we have read, whenever we are supposed to read para 5, it says sale of land, nothing else, only sale of land. जब भी हमने तेलंगाना का जो TDR वाला जजमेंट पढ़ा, there also the SSC's primary contention was a land का मतलब क्या है, and then they wanted to expand it and they said land should not be read as land simpliciter. Normally हम जब भी केस डिस्कस करेंगे we use one word called as simpliciter.
दैट इज अ सिंपल मीनिंग। तो लैंड को जब भी हम कहेंगे कि लैंड है, उसको सिंप्लिसिटर मीनिंग मत दो, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है फाइंड आउट करो। सो दे वेंट ऑन टू सो मेनी लॉस एंड टू से दैट लैंड इज नॉट ओनली लैंड अलोन, लैंड के साथ में जुड़ा हुआ सब राइट्स भी जो है वो ही लैंड है। सो शेड्यूल 3 में जब भी वो लोग बोलते हैं कि सेल ऑफ लैंड, इट इंक्लूड्स सेल ऑफ लैंड एज लैंड ओनली, सेल ऑफ लैंड but not directly as land, but right in relation to land. But Telangana High Court said no, we are going to read what is written as it is. Sale of land का मतलब sale of land है, TDR sale of land नहीं है, तो TDR के ऊपर टैक्स आ जाएगा। लेकिन this court somehow the petitioner succeeded in convincing the court. Now how did they convince it? They gave a reference to a constitution. Constitution में list 2 के अंदर schedule 7, उसके अंदर जो list 2 आता है उसमें there is one item called as entry number 18. वो entry number 18 it starts with saying that land, comma, that is to say rights associated with land. ये अभी हमने दिखलाया अभी है ना, Which one, sir? पे दिखलाया अभी एंट्री। हाँ, so there they have told land, that is to say rights associated with, with land. So in constitution only when they were writing the serial number 18 in list 2, उन लोगों ने लैंड को उसका सिंपल मीनिंग नहीं दिया है। उन लोगों ने बोला लैंड का मतलब लैंड तो है, लेकिन उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ राइट है वो भी लैंड माना जाएगा। सो दे आर्ग्यूड सेइंग दैट इन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो दिस इज देयर, नॉट जस्ट दैट, दे वेंट वन स्टेप अहेड एंड दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुली आर्ग्यूड। व्हाट दे आर सेइंग इज द क्योंकि सम पीपल विल आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तेलंगाना जजमेंट एंड दैट ऑफ गुजरात जजमेंट। तेलंगाना जजमेंट डिड समथिंग कॉल्ड एज लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो है उसको वही पढ़ा है। गुजरात का जो जजमेंट है वो पूरा का पूरा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है। सो व्हेनेवर दे डू पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देयर इज समथिंग जो हम पढ़ते हैं कि समथिंग कॉल्ड एज पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब ये है जो कॉमर्स में पढ़ते हैं कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि एक कानून अगर कुछ बोल रहा है तो उसका ट्रू इंटेंशन क्या है, तो ट्रू इंटेंशन को जानने के बाद वो जजमेंट प्रोनाउंस किया है। सो हियर व्हाट आर दे सेइंग एंड हाउ आर दे अराइविंग एट इट, वेरी ब्यूटीफुली डन। सो दे से जब भी जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ उसका हमने जो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा था वहां इट वाज क्लियरली रिटन कि जीएसटी हम क्यों ला रहे हैं। इट इज दे सेड देयर आर लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज ऑन डेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू सबस्यूम ऑल द, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज सबस्यूम, टू सबस्यूम ऑल द अर्लियर लॉस वी आर ब्रिंगिंग इन जीएसटी। नाउ it is recorded here, very beautiful it is recorded. Anvesh, I wanted to ask one. Yes sir. GST says sale of land only. हाँ But the constitution is saying land, that is to say rights over the land also. हाँ Whether GST मतलब if there is a difference between the definition to constitution and GST, whether the constitution definition will prevail over GST or not. sir, to be honest, even in constitution they are not defining what is land. In one place they have told land, that is to say, Okay. so they are just expanding. जीएसटी में लैंड का डेफिनेशन ही उन लोगों ने नहीं डाला है। तो क्या constitution का नहीं ले सकते हम लोग? It is for the court. It is for the court. It is for the court. In Gujarat they have taken. They have taken. In this judgment. So in object clause, what are they writing is earlier we had VAT. एक क्वेश्चन यहाँ और है, Please. अगर हम इस चीज को कहते हैं कि देखिए ये भी एक सेंट्रल लॉ है, जीएसटी भी, बाकी स्टेट लॉ है लैंड के बारे में, हर लैंड स्टेट लॉ के द्वारा वो गवर्न है। जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं कि कोई एक टाइम लिमिट की, जैसे 107 में अपील में 3 महीने का समय दिया गया आर्डर से, वहां पे जब कोर्ट गई तो उन्होंने कहा लिमिटेशन एक्ट इस पे लागू नहीं होता क्योंकि ये केंद्रीय कानून है और इसके अंदर उस चीज को लिख दिया गया है कि हम आपको कितना समय दे रहे हैं, उससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। इसका मतलब जीएसटी लॉ जो है वो प्रिवेल कर गया लिमिटेशन एक्ट पर। ठीक, क्या वो सेम चीज यहाँ लागू नहीं होगी क्योंकि ये भी सेंट्रल कानून है जीएसटी, और लैंड के बारे में हर स्टेट के अपने अपने कानून है। सर ये डिस्कशन में मैं सिर्फ दैट लिमिटेशन इज लिटिल डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है दैट विल ओनली अप्लाई इफ देयर इज नो स्पेसिफिक लॉस। अगर कुछ स्पेसिफिक लॉ है तो लिमिटेशन बीइंग अ जनरल लॉ इट इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। मैं वही कह रहा हूँ, क्या वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा जब दोनों ही केंद्रीय कानून है, सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो ये प्रिवेल क्यों नहीं करेगा? क्या चीज प्रिवेल करवाना चाह रहे हो राजेश जी? जो शेड्यूल 3 में जो सेल ऑफ लैंड की जो बात आ रही है उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन हम सेल ऑफ लैंड क्यों ना करें?
क्यों हम उसके लिए हम पिथ एड उसकी बात करें? क्योंकि क्वेश्चन यह आता है कि जब भी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो द रिक्वायरमेंट इज हमको वो सब्सटैंटिव लॉ के अंदर जाके इंटरप्रेट करना पड़ेगा. आई गिव एन एग्जांपल. जीएसटी में दे हैव टोल्ड इन सेक्शन 7(1)(a) बोलते हैं कि सेल, लेकिन सेल का मीनिंग क्या है वो तो डिफाइन नहीं है सेल में, जीएसटी में. सो वी हैव टू गो, ए मीनिंग कहां ढूंढेंगे हम? सो वी विल गो टू द सब्सटैंटिव लॉ. सेल का सब्सटैंटिव लॉ कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. वहां लिखा हुआ है कि सेल क्या है. ट्रांसफर, ये तो जीएसटी में ये भी नहीं डिफाइंड है, लेकिन ट्रांसफर का सब्सटेंटिव लॉ क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट. तो हर एक शब्द का अगर मीनिंग जनरली डेफिनेशन क्लॉज में नहीं लिखा है तो माई चॉइस इज कि मैं वो सब्सटेंटिव लॉ ढूंढूं और वो उसका हिसाब से इंटरप्रेट करूं. लेकिन लैंड, द वर्ड लैंड जो है, इसके लिए सब्सटेंटिव लॉ कौन है? क्या सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है? दिस इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि कोई बोलेगा कि आई विल लैंड, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है, तो आई विल गो टू another law, let us say I'll go to registration act, I'll go to another act. So there is no proper one substantive law for me to go. So it is always for the court to choose कि ये land का मतलब जो है इसको मैं कौन सा लॉ के ऊपर पिक करूं. बट इट इज वेरी रॉन्ग फॉर अस टू से कि लैंड का मतलब सिर्फ लैंड ही होगा. तो इफ इन दैट सेंटेंस ट्रांसफर का मतलब सिर्फ ट्रांसफर ही होगा. द नॉर्मल सेंस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गो बैक टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट. तो इफ वन वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द जीएसटी लॉ तो हमें हमेशा ढूंढना है कि अगर किसी और लॉ में उसका मीनिंग लिखा हुआ है तो वो मीनिंग हमको देना पड़ेगा. अनवेज, दिस इज इंटरेस्टिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि लैंड दैट इज टू राइट्स ओवर द लैंड. एवरी अदर एक्ट, सब्सटैंटिव एक्ट हैज डिफाइंड इन द सेम वे एक्सेप्ट जीएसटी. हाँ, नहीं सर. सो उसमें क्या होता है, द डिफरेंस इज नाउ आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर सो मेनी वेजिटेरियंस इन द ग्रुप, बट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल, if I say that, if I were to define कि non-veg food क्या होता है, and if I say non-veg food here, it means chicken and so, so can I say that chicken is the only non-veg? No. Non-veg. Correct. So they say that immovable property define करते हैं in some of the laws. They don't define land. They define what is immovable property और उसमें बोलते हैं कि immovable property means land and rights associated with land. So, profit upon draw. Now, can I say that? So, can I say that कि ये rights भी land है? नहीं. These rights are immovable property, yes. But I cannot say, see, if I say non-veg is chicken and egg, of course, chicken is non-veg. But can I say that egg is chicken? Correct. No. So, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही एंड राइट्स एसोसिएटेड विद लैंड भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नो डाउट विद दैट. बट इट विल बी फार फेचिंग टू से दैट राइट्स एसोसिएटेड विद लैंड भी लैंड ही है. नो, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. Now why this distinction becomes necessary, I will cover this one subsume point first and then I'll go with the distinction. कि earlier we had VAT. Now VAT is removed and it is subsumed in GST. Earlier we had service tax by virtue of entry 92C. उसको भी निकाला और we have made it as GST. Earlier there was tax on manufacture by of excise. उसको भी निकाला and they have done in GST. So the argument that is placed before the court is earlier जो tax है उसको निकाल के if it is subsumed into GST then you can levy GST. लेकिन पहले जो the transfer of land के ऊपर जो stamp duty लगता था because it was a state subject under entry 49 of list 2, that is not subsumed in GST. So because this is still there, इसमें कोई constitutional changes ही नहीं आया है, वो तो हमेशा है. So if it is not subsumed, can you still levy GST on that? That was a question. Again, I'll repeat. Yes. Earlier VAT था, service tax था, excise था. This is removed. And then GST is introduced. So they are saying removal is necessary for introduction of GST. Okay. But if you have not removed tax on supply of land or transfer of land, without removal, can there be GST? Achha. So that was a question. So then they give reference to GST Council meeting 5, in which they wanted, because they also said when you are reading Article 246A, it overrides 246. Because it overrides 246, there is no actual difficulty in bringing GST, but then they said no, as of now let us not do this.
as of now, let us not do this, not because they cannot do this. There is also, they said that there could be some constitutional issues, but they said because GST is new, we will defer this decision. Okay. Now, why this entire thing? Because, I'll just quickly do this distinction. Because in service tax, the definition of service, whatever was happening in section 65B 44, where they were defining service did not include transfer of immovable property. Now here they are not writing transfer of land is not included. In service tax, transfer of immovable property was kept outside the definition of service. But in GST, what is kept outside the purview is land. This is the distinction. As a student of law, yes, the decision is in our favor. Lekin we should also appreciate that in service tax what is kept out is not the same as what is kept out in GST. GST में सिर्फ लैंड और बिल्डिंग को ही बाहर रखा है, लेकिन सर्विस टैक्स में एवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज आउट. नाउ when they have used the word immovable property, now it is correct for us to say that immovable property will include the land. Here we can say that yes, land is also out and profite pondera is out. Profite pondera, what we say that the benefits arising out of land. Benefits arising out of land. And in the entire judgment, through and through, they said, जब भी मिस्टर ए मिस्टर बी को असाइन करता है, तो व्हाट इज असाइनिंग? ही इज असाइनिंग बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, नो डाउट, एंड वी ऑल एग्री कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है. बट द लिमिटेड क्वेश्चन इज, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लैंड मानेंगे या नहीं? क्योंकि इन द लास्ट पार्ट ऑफ द जजमेंट देयर इज फर्दर ऑर्डर वेयर the respondent they pray with the judge saying that let this decision be stayed. Stay के लिए, क्योंकि the intention is very clear, the department is absolutely going to go to Supreme Court. Till then they wanted stay, but the judge said no, we have already given the reason why we are not staying it. So Supreme Court में एक क्वेश्चन वापस आएगा कि they are saying the entire logic is transfer of immovable property service tax में बाहर रखा था. That means in service tax also there was no intention to levy tax on immovable property. Now we are in GST. So in GST when we are coming service tax, जो service tax को जब हम subsume करेंगे GST में, तो service tax was not applicable on certain things, so on which GST should also not be applicable. That is an argument that is coming. But as a student of law, I somewhere have difficulty in accepting that the meaning of land can be increased so much that it can include every movable property. So this is the judgment in this thing. And also there are certain very interesting cases that they discuss. One is the case of Anand Behra. This is one of the classic case in the case of transfer of properties act. जब भी हम पढ़ते हैं, so we discuss this case. उसमें क्या हुआ था कि there was one person and who owned one lake. Now this was before the India got independence. Now right after India got independence, and let us say this guy was a king, so he owned entire piece and parcel of the land. जो इसका जो lake था, when the government said कि you are supposed to transfer everything that you have to that of government, because now we are a sovereign country, so all the position will be with that of a government. So this king says, how can I transfer this lake to you? I have already given this lake to somebody else, let us say Mr. X. I have already given this. Now the government asked, how did you give this? Because once if I already give the entire lake to Mr. X, then Mr. X will hold that right over that particular lake. So as a king, I need not give it. You, if you want to collect from Mr. X. So the government asked, how did you give it to Mr. X? Because there are two possibilities. Okay. Now the king said that ए तालाब में जो मछली है, this is the right to catch this fish. जो मैं दिया है, जो मैं लीज में दिया है, that is right to catch this fish. So question came, क्या a transfer that is entered between this king and Mr. X, क्या is it in relation to movable property or is it in relation to immovable property? जो तालाब से मछली पकड़ने का जो अधिकार है, is it a transfer of movable property या वो transfer of immovable property? क्या होगा? Rights in the land. Lake, हाँ. Rights in the land and it is being transferred and should be immovable property. Yes. Any other answer? कि मछली पकड़ने का जो अधिकार है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी? बताइए प्लीज. बेस तो अन्वेष ने क्रिएट कर ही दिया था, उसी के बेसिस पे राइट और रॉन्ग आज हाई कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोले. इमूवेबल हो जाएगा. इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो दैट इज वेयर why this distinction was necessary, क्योंकि whenever there is a transfer of movable property, it can happen verbally also. There need not be any document that is written. But if there is a transfer of immovable property, then
And if the value of that immovable property is more than 100, क्योंकि ये transfer of property is from 18th century it is there, they say immovable property cannot be transferred without a registered conveyance. तो जो ये agreement था between King and Mr. X, it was unregistered. So they said it is a transfer of immovable property, but you have made it without a registered conveyance, so it is not a transfer at all. So वो Mr. X के पास नहीं है, वो अभी भी तेरा पास ही है, and you are supposed to give it back. So this is the classic case of Anand Behra. So that is also discussed in this particular case. कि immovable property का मतलब क्या है? And then there are a couple of very interesting aspects. And then they go on to give a background on sale of goods. ये जो goods का definition है constitution में. And then they say that जब भी आप होटल में जाके खाते हो, whenever you go and have food in hotel, whether it is sale of goods या it is sale of services. This was the question. So there is one very have a minute. I just want to read the effective. Meanwhile मैं जब भी वो effective part ढूंढता हूँ, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर से या मुझसे. ये पेज नंबर 41 नॉर्दर्न इंडियन कैटरर्स है क्या? 35. हाँ, ये 237 में. हाँ, आर्टिकल 329A के बेस. हाँ, पैरा 71. हाँ, this is the one. This is a judgment. The question was कि whether जब भी आप होटल में जाके खाते हो तो वो क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है या सेल ऑफ गुड्स है. तो देयर दे से द एसेंस ऑफ इट इज नॉट एन एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स. क्योंकि अगर कुछ सेल मानना है तो देन देयर मस्ट बी ट्रांसफर यस ऑफ जनरल प्रॉपर्टी. क्या ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए. लेकिन जब भी हम होटल में जाके खाते हैं द एसेंस ऑफ इट इज नॉट एन एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द food or drink placed at the command of the customer for the satisfaction of his desires or actually appropriated by him in the process of appeasing his appetite or thirst. It's a fancy English. लेकिन वो सिर्फ एक कह रहे हैं कि जब भी वो खाता है it is not that he wants to purchase that item, he wants to enjoy that item. That is the difference. Now the customer does not become the owner of the food set before him. क्योंकि जब भी मैं ओनर बनता हूं I can do whatever I want to do with it. तो if I go and if I buy some food, can I normally वो थाली को लेके क्या मैं दूसरे जगह जाके उसे बेच सकता हूँ? No. No, you can always say that इनके पार्सल बना के घर लेके जा सकते हैं. That is a different thing. Let us not talk about it. Ideally, right to parcel is not your inherent right. You cannot force the hotel person to parcel it. So the customer does not become the owner of the food set before him, or of that portion which is carved out for his use, or of that which finds a place upon his plate, or is in side dishes set about it. वो owner नहीं बनता है. No designated portion becomes his. He is privileged to eat. वो सिर्फ खा सकता है. So they say he is just privileged to eat and that is all. उतना ही right है. The uneaten portion is not his. He cannot do what he pleases with it. That which is set before him or placed at his command is provided to enable him to satisfy his immediate wants and for no other purpose. He may satisfy those wants, but there he must stop. उधर ही उसको रुकना पड़ेगा. He may not turn around unconsumed portion to others at his pleasure or carry away such portions. The true essence of the transaction is service in the satisfaction of a human need or desire. Ministry to a bodily want, all those things. Now, because they said कि जब भी आप होटल में जाके खाते हो वो सेल ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, वो सेल ऑफ सर्विसेज माना जाएगा. नाउ दैट इज व्हाट लेड टू कॉन्स्टिट्यूशन 46th amendment in which they inserted 3629A. उसमें they have added clause F, and in clause F is what you find in schedule 2. You see, a tax on the supply by way of or as a part of any service or in any other goods whatsoever of goods being food or any other article for human consumption. So they are defining in the constitution that जब भी होटल आपको कुछ सप्लाई करेगा उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे क्योंकि this has come in the definition of goods now. Earlier it was not the case, but by virtue of a constitutional amendment 3629A clause F, होटल में जो खाते हैं वो गुड्स है. लेकिन सरप्राइजिंगली इन GST in schedule 2 they have told this is not goods, this is services. So that is to answer KK sir initially asked, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ऑलरेडी है क्या जीएसटी लॉ क्या उसको ओवरराइड करके उसको दूसरा मीनिंग दे सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. नहीं अनुवेश, मैं बता रहा हूँ इसका रीजन. एक बार ऊपर जाओ, कभी नहीं दे पा. ये
इस नहीं नहीं नीचे ये थ्री आर्टिकल 3 जो डेफिनेशन है उसमें लिखा अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स therefore constitution allowed the other definition also मतलब other thing also because article 3 इसीलिए वो पॉसिबल हुआ है वरना ये पॉसिबल नहीं होता। तो हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि कैन जीएसटी ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, माय टेक इज नो इट कैन नॉट। तो वाई यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फूड इज सेल ऑफ गुड्स और जीएसटी में लिख रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये कैसे पॉसिबल। फिर आर्टिकल 3(6) का डेफिनेशन जब हमने पूरा ऊपर में पढ़ा उसमें लिखा हुआ अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, और ये मीटिंग में भी डिस्कस। ठीक है अनवेश। Now why are they defining entire this thing? Because the entire case, if you read, the case is divided on couple of aspects. First thing is the entire case they are defining. They are saying कि normally when we look at the definition of service, what is given in the GST law, it says service includes or it means anything other than goods. Anything other than goods. So then comes the question, क्या सब कुछ services का meaning में आ जाएगा? So even if when I sell the immovable property, will it come in the meaning of service? So when we read it technically, yes, because when the definition says anything other than goods is a service, so sale of land is not goods, तो services में आ जाएगा। लेकिन the court said no, we will give the natural meaning. We will give the natural meaning. So service cannot include if everything. First thing is they've told service cannot include everything. Then they said if something is sale, then it cannot be service. Sale, then it cannot be service. In the judgment, they are saying, because there are so many Supreme Court judgments, they say that these two terms are not interchangeable. If there is sale, then there is no service. If it is service, then it is not sale. Then they are saying, so if it is sale or transfer, then it is not a service. Then they say, जो असाइनमेंट है वो सर्विस इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज ट्रांसफर। ओके, बिकॉज इट इज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पहले का सर्विस टैक्स में सर्विसेज का डेफिनेशन से बाहर है, सो इट इज नॉट सर्विस। ओके, सो दिस इज ओवरऑल द कंक्लूजन इज दिस कि दे आर गिविंग रेफरेंस टू अर्लियर सर्विस टैक्स। दे आर सेइंग दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड को हम एक ही मीनिंग देंगे, and because हम एक ही मीनिंग दे सकते हैं, and also they give one additional reason, that's the final reason that I want to do and I want to conclude. They say कि जो एक हाईकोर्ट का जजमेंट है, that is मंजाल मनीष बाई का, ए जजमेंट में they said that land transferred in any form, क्योंकि क्या होता है कि there are two ways of selling a house. I will build a house and land underneath, this also I will sell it. लेकिन in some of the authorities they don't have the power to sell the underneath land, so they will just lease it out. So now the question is, जब हम whenever I'm arriving at a value, क्या मैं सिर्फ जब भी लैंड सेल होगा उसे एक्सक्लूड करूं या जब लीज भी होगा उसे एक्सक्लूड कर सकता हूं? So High Court also said I have to exclude. And in the rate notification also they say even if it is leased you can remove 1/3 portion. So they are saying the law itself is agreeing that when you are leasing and if it is in relation to land, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए। एंड हियर व्हाट वी आर डूइंग इज एंटर 100% लैंड को ही हम दे रहे हैं, तो 100% के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। बट इन माय ऑनेस्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, आई फील समवेयर उन लोगों ने वो मिक्स करके पढ़ा है द लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, एंड वी हैव टू वेट कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। अच्छा अनवेश, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 105 और 108 निकाल के देख। हाँ, वो जजमेंट में भी है सर। अच्छा, वो जजमेंट में। हाँ, इफ यू कैन टेल मी द पेज नंबर, क्योंकि इसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। सेक्शन बताओ। सेक्शन 105 और 108 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या हम वो बाहर ढूंढ सकते हैं। पेज 30 1 सेकंड। नहीं, बेयर एक्ट निकालो, वो बेटर है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, मिल गया। पेज 30। हाँ, ये। तो हियर दे आर डिफाइनिंग व्हाट इज section 105. Then they say transfer of property act defines a lease of immovable property as a transfer of right to enjoy. So this is only a what we call is called as a servient right. Yeah, this is जब भी हम whenever we talk about right, there are two types of rights. एक को बोलते हैं हम dominant heritage, dominant की ownership का right. Then there is a servient right, that is one step lower. वो ownership का right नहीं है, but you can enjoy it. So they are saying lease जो है वो ownership का right नहीं है. This is a right to enjoy such property and made for a certain time. So एक condition है कि वो certain time के लिए होना चाहिए,
असाइनमेंट इज नॉट फॉर अ सर्टेन टाइम, इट इज फॉर एवर, जो मिस्टर ए और बी के बीच में है। और ए जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, और इन परपेचुइटी। सो they're saying it could be for a certain period of time, or sometimes lease could be for perpetuity. जब भी वो बोलते हैं कि 999 years, it is literally perpetuity. In consideration of a price होना चाहिए, paid or promised, or of money, a share of crop, service, or any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms. Here, all that the difference is 54 and here in 108 they are specifically talking about, because जब भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट देखते हैं, so there are only few types of rights that find a special mention. क्योंकि अगर आप if you sell a land, if you sell a building, उसके लिए separate कुछ नहीं है, it is all common law. But when they are talking about lease, that is entire different chapter where they are dealing. Here they are saying कि ये ट्रांसफर है, yes, लेकिन ये ट्रांसफर सिर्फ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी है। लेकिन 54 में क्या है, दैट इज राइट इन जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, सो दिस इज राइट टू एंजॉय, सो दिस इज डेल्ट अंडर 108, 105 एंड 108। लेकिन जो ए बी को देता है वो 105 108 में नहीं आएगा, क्योंकि इट इज नॉट लीज ओनली, ही इज नॉट गिविंग राइट टू एंजॉय, ही इज गिविंग राइट ऑफ ओनरशिप व्हाट ही हैज। एनी क्वेश्चन? यस, किसी को कुछ कहना है? निश्चित रूप से सर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर होगा, ये दिखाई दे रहा है, और तभी जाके नहीं, इतना ब्यूटीफुली आर्ग्यू किया गया है कि खुद जीएसटी काउंसिल में भी उसको सुलटाना या फिर कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जाके उसके ऊपर रिमार्क करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। दे हैव टू अफर्म द गुजरात हाई कोर्ट, अपहेल्ड द हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट व्यू। पूरी तरह से उन्होंने पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर दिया, what exactly right means, what exactly transfer means, what exactly lease means, everything is very clear. सर यहाँ पे जीआईडीसी टू मिस्टर ए को जो फर्स्ट लीज हुआ वो टैक्सेबल है कि सर वो एग्जाम्प्ट है? सर एग्जाम अन्वेष, वो एग्जाम है, वो इन प्रिंसिपल वो टैक्सेबल है क्योंकि वो शेड्यूल 3 में नहीं आता है, इस वजह से उसको एग्जेम्पशन दिया। इन कोर्ट में वो चैलेंज हो रहा है कि वो टैक्सेबल ही नहीं। नहीं सर, दैट फ्रॉम जीआईडीसी टू मिस्टर ए का जो ट्रांजैक्शन है, हाँ, इज ऑफ कोर्स टैक्सेबल, बट दे हैव मेड इट एग्जाम। करेक्ट, लेकिन उसके बावजूद दीज आर बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट। टीडीआर, एफएसआई ये कह रहे हैं कि ये इमोरल प्रॉपर्टी लैंड का राइट है, इसलिए इसको टैक्सेबल होना ही नहीं चाहिए था, तो एग्जम्पशन का सवाल ही नहीं उठता। अभी रिवर्स चार्ज ये सब डाला हुआ है ना, तो वो सब फाइट चल रहा है कोर्ट है क्या? हाँ, दैट इज दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा सर, ये जो फर्स्ट पार्ट वाला है ना, मतलब जीआईडीसी टू मिस्टर ए, वो तो आई थिंक हाई कोर्ट में भी बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, दिखलाए वो हाई कोर्ट का जजमेंट। करेक्ट जी, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को आप पढ़िए, इसमें रीजन ही नहीं है। पूरा हमने पढ़ा, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में रीजन नहीं लिखा। और इवन ये जजमेंट में भी, करंट जजमेंट में भी लीज को तो टैक्सेबल बोला ही है। यस अन्वेष, हाँ, यस, दे हैव टोल्ड लीज इज टैक्सेबल, नो डाउट, लीज इज टैक्सेबल क्योंकि पार्ट ऑफ द राइट ट्रांसफर। ठीक बात है, तो इसमें क्यों नहीं गए ये जजमेंट में? ये लोग क्यों नहीं बता पाए जो जीआईडीसी टू ए है ये भी राइट इन लैंड है, तो इसको भी होना, इसको वो पता वो 105 में कवर होता है सर, वो लीज है। अच्छा, वो लीज है। दैट इज वेयर द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आई गेव कि अगर वो 105 में आता है दैट इज राइट टू एंजॉय, अंडर लीज नहीं। हाँ, लेकिन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वो लीज नहीं है, वो राइट ऑफ ओनरशिप ही है। ओनरशिप जितना वो ओन करता है वो ट्रांसफर किया, एब्सोल्यूट ट्रांसफर। हाँ, अंडर लीज। अंडर लीज। सर बस से बोल रहा हूँ, हाँ बख्शी, ये हम महाराष्ट्र में कोर्ट कर सकते हैं सर, जैसे एमआईडीसी है यहाँ पे, ऑफ कोर्स, तो हमारा एक केस चल रहा है इधर, ऑफ कोर्स सर कोर्ट कर सकते हैं बक्सेडी जी, कर सकते हैं ना? प्रिंसिपल तो सेम ही है ना। हाँ 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 हाँ, तो आइडेंटिकल केस ही है, क्लियर है। सेम है सर। तो लैंग्वेज बोरो करके आप दे सकते हो। यस। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है ऐसा मत लिखिएगा, हाँ, आप खाली लैंग्वेज बोरो करके उसको कोट कर दो। यस। जब अपील में जाते हैं तब उसको कोट करने का, उसका जजमेंट के साथ डेट सब वगैरह। करेक्ट। अन्वेष, योर थॉट? I could not hear that particular question, sir. Baksheti ji wants that the Gujarat High Court judgment can be applied Maharashtra. MIDC करके है यहाँ पे, जैसे GIDC है वैसे महाराष्ट्र में MIDC करके है। हर एक स्टेट में होता है सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, खाली स्टेट का नाम जुड़ जाता है आगे। Now this entire case is not, though it is filed as a writ, जो हम देखेंगे ये केस के ऊपर, though it is writ, but what court has done is it has laid down the law. जब भी writ होता है उसमें दो टाइप का solution जो कोर्ट देता है,
one type of solution that they give is a very specific relief. तो let us say कि मेरा 129 में मेरा they have stopped my vehicle. Immediately I go to High Court and I say that issue a writ of mandamus कि वो मेरा goods को release किया जाए, and the High Court says all right, pay 5% and take your goods off. That is a specific relief that is given to one person. लेकिन sometimes there are also writ petitions that are filed because there is no other alternative mechanism, क्योंकि ट्राइब्यूनल नहीं है, कुछ नहीं है, and some jurisdiction is a question, and the High Court goes on to lay down the law. When the High Court goes on to lay down the law, that becomes applicable across the country unless there is a contrary judgment that is there. So here Gujarat High Court has laid down the law. वो individual remedy नहीं है. That is not only for GIDC. क्योंकि initially 2 पैरा के बाद में they have not even referred what GIDC is. They are only referring to lease, assignment of right, how do you define service, क्या services का definition में assignment आता है या नहीं. So this can be used across India. No problem. But only persuasive value. It cannot be, मतलब that department will not exercise because the Gujarat High Court jurisdiction cannot exceed, go beyond Gujarat. No, there is. जब तक कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है किसी स्टेट में, It is. हाँ. तो एप्लीकेबल हो जाएगा सर. ऐसा है क्या? हाँ, there is. I will share the text of a judgment. That was given in the context of income tax, where income tax being a central law, and unless there is a contradictory judgment of any other high court, it becomes persuasive is only for. जब भी हम बोलते हैं कि it has a persuasive value, it is persuasive value for another high court. It is not binding on another high. But for all the authorities below it, it is still binding when the laws are laid. Any other question? हाँ, this is the case of income tax case. Please, you may please refer. This is the case of Govind Saraf. That judgment may be read. चलिए फिर कंक्लूड करें. यस सर. बता दीजिए अनुवेश का कैसा रहा आज का. आप दोनों का बढ़िया रहा. अनुवेश का बताइए, मेरा तो बताइए. एक बहुत बढ़िया किया सर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिया है उन्होंने सर. ये यहाँ पे दोनों फ्लेवर मिलता है. एक लॉ का पूरा एंगल से क्लियर होता है, दूसरा जो जजमेंट आया उसका पूरा निचोड़ करके पूरा कंक्लूजन करके दिया जाता है इंटरप्रिटेशन. नए लोग कौन कौन से? एडवोकेट विजय कुमार श्रीवास्तव, जौनपुर. कैसा रहा सेशन विजय जी? गोकुल गुप्ता जी सर बताइए, क्या रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? सर एकदम बढ़िया, मतलब जो क्रक्स निकल के आना था वही क्रक्स निकल के आया. सुमित गुप्ता जी. चलिए ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं. और मैं सभी से जो नए पार्टिसिपेंट 1 जनवरी और हमारे कॉलेज टैक्स बाय की डिटेल सर वो सर लेने वाली थी ना, अभी टाइम नहीं है. आशीष नहीं. हाँ. आशीष. हाँ यस सर. हम लोग किसी और दिन करते हैं बोला है ना. यस सर यस सर यस सर यस सर. ठीक है. क्या करना है सर उसके साथ? एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन का एडवाइजरी आया था, वो कर 6 in 4 के लिए. चलिए फिर, थैंक यू एवरी. सैटरडे को मिलते हैं. हाँ सैटरडे.